जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था बायोलॉजी के तहत एक चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, और उसमें पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या होता है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होता है कि हमारे खाने में या हमारे खाने का कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि खाने का ही भाग होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे खाने का ही एक भाग होता है। वसा क्या है, वसा भी हमारे खाने का ही भाग होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट खाने का भाग है। विटामिन्स भी हमें खाने से मिलता है, मिनरल्स भी कहाँ मिलता है, हमें खाने से ही मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पोषक तत्व हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमें पोषण देगा। खाना क्या देगा, हमें पोषण, न्यूट्रिशन देगा। और पोषण मिलेगा तो क्या होगा, हम अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित कर पाएंगे। जैविक क्रियाओं का मतलब वहाँ पे श्वसन हो गया, जनन हो गया, गमन हो गया इत्यादि जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं, तो उनको संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें देखा था प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, लिपिड क्या होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन लिपिड के बारे में पढ़ा था। तो प्रोटीन्स क्या होता है बेटा, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और जो प्रोटीन शब्द होता है किसने किया था, वर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन्स की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने देखा। तो इसके बाद हमने प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, अमीनो एसिड एसेंशियल क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, इसके बारे में देखा। फिर इसके बाद लिपिड्स के बारे में देखा था। लिपिड्स क्या होते हैं, वसा मतलब ये एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर लिपिड के हमने कार्य देखे थे, क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, और लिपिड में जो हमने फैटी एसिड का एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 क्या था हमारा, इसेंशियल फैटी एसिड था, और ओमेगा 9 क्या था, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड था। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? तो आज जो हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है सर, ये भी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो क्या है ये, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इनको सामान्य भाषा में यह एक टर्म आता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये कहो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो सीधे सीधे एक शब्द में बोलोगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्यों, कैसे हुए, इनका रेशियो क्या होगा पहले ये देखते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, CnH2nOn। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। मतलब कार्बन का अगर एक अणु ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का कितना अणु हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना अणु हो जाएगा, 1। और सॉरी परमाणु बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन का हमने यहाँ पे 1 ले लिया परमाणु, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, अणु 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 1। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या क्या हो जाएगा, C6H12O6, यानी कि Cn। n का अगर हम n की संख्या को कितना माने, 6, तो 6 का दुगना क्या हो जाएगा, 12, into n हो गया। ठीक है, और n तो बराबर है यहाँ पे 6 है, तो CnH2nOn। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जनरली क्या बोलते हैं, शुगर्स भी कहते हैं।
इनको सामान्यतः शुगर फ्री बोलते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला यही है। अब मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रेट से मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन से संबंधित। हाइड्रेट से मतलब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन से संबंधित, ठीक है। कार्बन ये रहा हमारा और ऑक्सीजन ये रहा, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आ रही? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और सामान्य भाषा में क्या है, कार्बनिक यौगिक है ही नहीं। कोई भी हमारा अगर कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो उसमें कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है। कार्बनिक की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक किसे कहेंगे? कार्बनिक और अकार्बनिक किसे कहेंगे? देखो, कार्बनिक की सीधी सी परिभाषा ये है जो हमारी बॉडी से संबंधित है। कार्बन और ऑक्सीजन तो पाया ही जा रहा है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन तो पाया ही जा रहा है। जैसे CO2 की बात करें तो CO2 क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? जरा इसको देख के बताओ, CO2 क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? फिर से सोचो, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। सीधा सीधा ऐसे समझो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमारी बॉडी में नहीं पाया जा रहा वो इनऑर्गेनिक होता है। हमारी बॉडी में जो भी पाया जाएगा वो सारा का सारा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि एक ऑर्गन से रिलेटेड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, एक ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। कहने का मतलब है एक जीवित जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसमें पाए जाने वाले तत्व क्या कहला रहा है, ऑर्गेनिक कहला रहा है, ठीक है। तो CO2 कहीं पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती है। CO2 बॉडी के लिए कैसी होती है, टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ तक समझ में आया डेफिनेशन के बारे में। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और इन जनरल इनका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लूकोज को यहाँ पे लिखा है C6H12O6, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इसका पता चल गया और बेसिक बातें हो गई, ठीक है। आगे चले इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी क्यों होते हैं हमारे शरीर के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है मानव शरीर के लिए या किसी भी दूसरे जीव के लिए? आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला सवाल ये क्यों जरूरी है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो विभिन्न कार्बनिक यौगिक हैं उनके ढांचा भी बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है, राइबोज शुगर के तौर पे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। काइटिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कैसे पाया जाता है, जो हमारी कीट होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा के जंतु, इंसेक्टा जो कहलाता है क्लास, तो उसका जो बाह्य कंकाल है वो बनाते हैं, ठीक, बाह्य कंकाल बनाते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट हमारे जरूरी होता है, ठीक है बेटा। अब हम इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण देखें, तो ये मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और ये क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड।
डाई और ट्राई को क्या बोलते थे? ऑलिगोसैकेराइड भी बोलते थे, ऑलिगोसैकेराइड भी बोलते थे। ठीक है, डाई और ट्राई सैकेराइड को क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। तो वर्गीकरण में क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, या सीधे कह दो ऑलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और मोनोसैकेराइड हेडिंग डाल के लिख दो इसमें, मोनोसैकेराइड से होता है। मोनोसैकेराइड्स में लिखेंगे ये सरलतम शर्करा कहलाते हैं। सरलतम शर्करा, सैकेराइड का मतलब है शर्करा। जो सैकेराइड शब्द आ रहा है ना, सैकेराइड, इसका मतलब है शर्करा। ठीक है, जो सैकेराइड शब्द आ रहा है इसका मतलब शर्करा, शर्करा या शुगर। ये सरलतम शर्करा कहलाता है। अगर ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट, ये ऑलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड की इकाई होते हैं। ये ऑलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड की इकाई होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होगी तो क्या होगा? मोनोसैकेराइड। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होगी तो क्या होगा? मोनोसैकेराइड्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? अपने सरलतम इकाई में। तो सरलतम इकाई क्या है उसकी? मोनोसैकेराइड। तो ये हमने लिखा था, ये ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की इकाई होती है। सभी मोनोसैकेराइड्स अपचायक शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराइड्स अपचायक शर्करा कहलाते हैं। मतलब ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सभी मोनोसैकेराइड्स अपचायक शर्करा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लें। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखोगे ट्रायोज शुगर। ट्रायोज मतलब जिसमें कार्बन के 3 क्या होंगे? परमाणु। कार्बन के 3 परमाणु, C3। तो ट्रायोज शुगर, ट्रायोज या सीरियसली ट्रायोजेस बोल देते हैं, ट्रायोजेस। ठीक है, तो इसमें लिखो ट्रायोजेस में क्या क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख दो। ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं, ये इसी में मोनोसैकेराइड में चलेगा। मोनोसैकेराइड में फर्दर हमने इसको क्लासिफाई करा है ट्रायोजेस में। ठीक है, तो ट्रायोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ट्रायोज का अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन।
डाईहाइड्रोक्सी, इसमें से ई की मात्रा हटा है, डाई ऐसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ट्रायोजिस के दो एग्जाम्पल है, पहला क्या है ग्लिसरेडियाइड है, दूसरा क्या है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, लिख लिया इसमें। फिर उसके बाद है टेट्रोसिस, मतलब जिसमें कार्बन के कितने होंगे परमाणु, 4, यानी कि 4 कार्बन वाली शुगर क्या कहलाएगी, टेट्रोसिस कहलाएगी। टेट्रोसिस, इसे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो इसमें 4 कार्बन वाली शुगर, 4 कार्बन वाली शुगर तो टेट्रोसिस कहते हैं। 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोसिस कहते हैं, ये कहते हैं 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल इरिथ्रोज, इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। इसके बाद अगला आएगा हमारा टेट्रोसिस के बाद क्या होगा पेंटोसिस। ब्रैकेट में लिख लो 5 कार्बन वाली शुगर को, 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोसिस कहते हैं। 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोसिस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल लिख लो राइबोस शुगर, राइबोस, राइबुलोज, राइबोस, राइबुलोज, जाइलुलोज, रेबिनोज, राइबोस, राइबुलोज, राइबोस, राइबुलोज, जाइलुलोज, रेबिनोज। जो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें पाई जाएगी, डीएनए में, और राइबोस शुगर किसमें पाई जाएगी, आरएनए। ठीक है, और वो कौन सी होती है, पेंटोस शुगर कहलाती है। ये वाली है ना राइबोस, ये राइबोस है, पेंटोस शुगर कहलाती है। आरएनए में होती है राइबोस और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, फिर उसके बाद है हेक्सोसिस। ब्रैकेट में लिखो 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सोस कहते हैं। 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, फिर गैलेक्टोज,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और एक गैलेक्टोज, ये हेक्सोजस कहलाता है। लैक्टोज डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक और लिख लो इसमें, हेक्सोजस के बाद हेक्टोज शुगर, हेक्टोजस ब्रैकेट में लिखो, 7 कार्बन वाली शुगर को हेक्टोज शुगर कहते हैं। 7 कार्बन वाली शुगर को, 7 कार्बन वाली शुगर को हेक्टोज शुगर कहते हैं। सात कार्बन वाली शुगर को हेक्टोज शुगर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा, सीडोहेक्टलोज, 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 सीडोहेक्टलोज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मोनोसैकराइड्स। ठीक है, बात करते हैं डाइसैकराइड की। ठीक है, देखो बेटा, डाइसैकराइड्स क्या होता है? ऐसे शुगर जो 2 मोनोसैकराइड यूनिट के मिलने से बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड। तो इसमें लिख लो, वे शुगर जो 2 मोनोसैकराइड्स, वे शुगर जो 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं, डाइसैकराइड्स कहलाते हैं। डाइसैकराइड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। डाइसैकराइड्स के एग्जाम्पल लिखो, माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज लिखो बेटा, सुक्रोज, लैक्टोज। थोड़ा गैप देके लिखना, दोनों में गैप देके लिखना। ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, 3 नाम लिखना है। माल्टोज, थोड़ा सा गैप दे देना दोनों में, बीच में सब में गैप देना थोड़ा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। मैल्टोज के बारे में थोड़ा सा लिखो, ये बियर में पाई जाती है, बियर में पाई जाती है, ये बियर में पाई जाती है। बियर जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ना, उसमें ये बियर में पाई जाती है। और ये इसमें जो मोनोसैकराइड यूनिट है वो क्या क्या है, जरा इसको देखो। माल्टोज में क्या क्या है? एक मोनोसैकराइड यूनिट है ग्लूकोज और दूसरी भी क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो माल्टोज में क्या क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इसमें 2 मोनोसैकराइड यूनिट है और दोनों ही क्या है? ग्लूकोज। ठीक है बेटा, तो माल्टोज में 2 मोनोसैकराइड यूनिट है, ये यूनिट है, दोनों ही क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज, सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं। ब्रैकेट में लिखो, केन शुगर, गन्ने में पाई जाती है। सुक्रोज याद है ना, सुक्रोज को लिखो केन शुगर, केन शुगर, CANE, केन शुगर।
सुक्रोज में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, कौन कौन सी होती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर, मिल्क शुगर दूध में पाई जाती है ना, लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। और इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या क्या है? जरा याद रखो, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इतना हो गया? ठीक है। बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की। ठीक, तो ट्राइसैकेराइड क्या होंगे? 3 मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से बनेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखो, ऐसे शुगर जो 3 मोनोसैकेराइड्स, ऐसे शुगर जो 3 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। ये बेटा बोल दो, ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो रैफिनोज, रैफिनोज ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है? रैफिनोज। अब इसमें जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट है वो कौन कौन सी है? जरा याद रखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। रैफिनोज में 3 मोनोसैकेराइड यूनिट कौन कौन सी है? पहली ग्लूकोज है, दूसरी फ्रक्टोज है और तीसरी क्या है? गैलेक्टोज। ठीक है बेटा। अगर डाइसैकेराइड में अगर थोड़ी सी जगह वहां पे एक चीज और लिख लो, डाइसैकेराइड में एक चीज और लिख लो, जो 2 शुगर बची ना, माल्टोज, बेटा डाइसैकेराइड की बात करें, माल्टोज और लैक्टोज। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी है, ठीक है, तो उसमें लिख लो माल्टोज और लैक्टोज को रिड्यूसिंग यानी कि अपचायक शर्करा कहते हैं। माल्टोज और लैक्टोज को अपचायक शर्करा कहते हैं, को अपचायक शर्करा कहते हैं। ये डाइसैकेराइड्स में लिखेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट डाइसैकेराइड्स में। माल्टोज और लैक्टोज को अपचायक शर्करा कहते हैं। नो, हाँ, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, वही प्रोसेस है। वैनेटिक सॉल्यूशन है, फेरिक सॉल्यूशन इनको रिड्यूस करते हैं ना, तो वो अपचायक शुगर कहलाती है। जो उनको रिड्यूस नहीं करते हैं वो क्या कहलाती है? मतलब एक तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं, ठीक है, अपचायक और ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माल्टोज और लैक्टोज क्या कहलाते हैं? अपचायक शुगर कहलाते हैं, ठीक है।
हाँ, दोबारा ट्राइसैकेराइड्स पे आते हैं। तो रेफिनोज क्या है हमारा? ट्राइसैकेराइड्स है। और इसमें जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या क्या हो जाएंगी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब है बहुत सारे, ठीक है। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे और पृथक। पॉली का तो मतलब बहुत सारे और पृथक पृथक। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसे शुगर जो कई सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट के मिलने से बनी को क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकेराइड। तो इसमें लिखो वे शर्कराएं, वे शर्कराएं जो कई सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनती हैं पॉलीसैकेराइड्स कहलाती हैं। पॉलीसैकेराइड्स कहलाती हैं। इसीलिए अगला पॉइंट, ये जल में अघुलनशील होती हैं। ये जल में अघुलनशील होती हैं। ये जल में अघुलनशील होती हैं। अगला पॉइंट, ये स्वाद रहित होती है, मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ये स्वाद रहित होती है। ये स्वाद रहित होती है। इसका पहला एग्जांपल लिखो, सेलुलोज। सेलुलोज इसमें लिखो, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी में अगला पॉइंट, ये प्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ये प्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। मीन्स क्या हो जाएगा इसका? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, प्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला लिखो स्टार्च। स्टार्च ये आलू, चावल तथा अन्य अनाजों में पाया जाता है। ये आलू, चावल तथा अन्य अनाजों में पाया जाता है। अगला है काइटिन। ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। इसमें लिखो, यह कीटों के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है।
यह कीटों के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। यह कीटों के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। ग्लाइकोजन, अगला इसी में आता है ग्लाइकोजन। यह यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है। यह यकृत लिवर सेल्स, यह यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है। यह यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है। ये मॉलिक्यूल हिपैरिन है। हिपैरिन इनके बेटा नाम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये ऐसे ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। इनकी कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। सेलुलोज को सेलुलोज हिंदी में लिख दोगे एज इट इज, स्टार्च को स्टार्च एज इट इज। वैसे मट भी कहते हैं स्टार्च को, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टार्च। काइटिन हिंदी में ऐसे ही, ग्लाइकोजन और ये हिपैरिन। तो हिपैरिन के बारे में लिखो। यह एंटीकोएगुलेंट, यह एंटीकोएगुलेंट, बेटा यहाँ पे लिखा एंटीकोएगुलेंट। यह एंटीकोएगुलेंट, ब्रैकेट में लिखना हिंदी में इसमें, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला। यह एंटीकोएगुलेंट, ब्रैकेट में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला, ब्रैकेट बंद, रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला, ब्रैकेट बंद, का कार्य करता है। मींस यह एंटीकोएगुलेंट का कार्य करता है। मतलब क्या हो गया, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, अगर वो जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएंगे आर्टरीज, तो ब्लड प्रॉपर बहेगा नहीं, तो बहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, एंटीकोएगुलेंट का कार्य करता है। मींस रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। तो ये किस तरह से, तो ये कहाँ पाया जाएगा बेटा, पहली बात तो ये आरबीसीज, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। यह यकृत, यह यकृत तथा रक्त में पाया जाता है। यह यकृत तथा रक्त में पाया जाता है। यह यकृत नहीं, रक्त का थक्का जमने के लिए वहां पे फिर कई सारे तत्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहां पे प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। वहां पे क्या पड़ेगा, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी वहां पे, ठीक है, विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी और प्रोथ्रोम्बिन के विटामिन के, तो इन सारी तत्वों की जरूरत पड़ती है, ठीक। जब रक्त का थक्का जब बनता है तो उसके लिए ये हमारे ब्लड में जो ये हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकने के लिए, ठीक है। हो गया इतना। अगला निकालो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। इसमें पहला कार्य ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे भी लिखो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट, कीटों का, कीट इंसेक्ट्स कीटों का बाह्य कंकाल बनाते हैं, कीटों का बाह्य कंकाल बनाते हैं। और कौन बनाएगा? काइटिन, ठीक है, कीटों का बाह्य कंकाल बनाते हैं। अगला पॉइंट, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, सेलुलोज, ठीक है ना, पौधों की कोशिका में क्या रहता है? सेलुलोज, तो वही है, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में था, बहुत सी जानकारी। और हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। हाँ, क्या चीज? विटामिन के और संदर्भ क्या है? बोलो। हिपैरिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, यानी क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। विटामिन तो विटामिन नहीं है, विटामिन के दोनों के फंक्शन अलग अलग है, दोनों के फंक्शन में अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं? जैसे विटामिन के क्या करेगा? ये रक्त का धक्का जमने में मदद करता है, ठीक है, एज अ विटामिन ये रक्त का धक्का जमने में मदद करेगा। और हिपैरिन का क्या फंक्शन हो गया कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको जमने नहीं देगा, ठीक है। विटामिन के का रोल मिलने क्या होगा? अगर कोई कट लग गया बॉडी में, कट लगने के बाद जो ब्लड बह रहा है तो उसका जो धक्का जमने में मदद करेगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन, अगर इसका संक्षेप करें तो क्या हो जाएगा? वाइटल अमीन्स, जीवन के लिए आवश्यक अमीन्स। अमीन्स एक ग्रुप होता है केमिस्ट्री में, तो इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि वाइटल अमीन्स, वाइटल अमीन्स क्या कहलाएंगे? विटामिन्स कहलाएंगे, वाइटल अमीन्स, ठीक है। तो वाइटल अमीन्स क्या कहलाएंगे? विटामिन्स कहलाएंगे। वाइटल मतलब जीवन की शक्ति के लिए, और अमीन्स ऐसे अमीन्स जो जीवन के लिए जरूरी है, क्या कहला रहे हैं? विटामिन्स कहला रहे हैं, ठीक है। और इसमें चीजों लिखो, ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक के लिए कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते तो है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, क्या हमारा शरीर विटामिन का निर्माण खुद कर लेता है? नहीं करता? क्या हमारा शरीर विटामिन का निर्माण खुद करता है? नहीं करता? कोई विटामिन नहीं करता। देखो, जितने भी हमने अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक, तो ये तो सारी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई एनिमल प्रोटीन खाई, उसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करा, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसको अमीनो एसिड में तोड़ा, और तोड़ने के बाद बॉडी ने खुद की अपनी प्रोटीन बना दी। तो ये एक प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन का, ठीक है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट है, हमने आलू या चावल जो भी खाया, उसको किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा अल्टीमेटली। हमारा शरीर उसको किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा। फिर उसी से क्या बनाएगा? अपनी खुद की शर्करा बनाएगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया बॉडी में, तो वो खुद की शर्करा बना रहा है खुद की, ठीक है। लेकिन जो हमारे विटामिन हैं, ये हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बाह्य स्रोतों से लेना पड़ता है। बाह्य स्रोत मतलब खाने के माध्यम से हो गया, या कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हो गया, तो उसके माध्यम से लेना पड़ता है। तो ये इकलौते कार्बनिक ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है। तो इसमें लिखो, ये कार्बनिक पदार्थ लिखने के बाद या कार्बनिक लिखने के बाद ये
ये इनका हमारे शरीर में इनका निर्माण या इनका हमारे शरीर में स्वतः निर्माण नहीं होता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में इनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः नहीं होता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना होता है। इसीलिए इन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना होता है। ठीक है, इसलिए अगला पॉइंट, विटामिन की खोज कैसिमर फंक विटामिन की खोज कैसिमर फंक ने की थी। विटामिन की खोज कैसिमर फंक ने की थी। ठीक है बेटा, अगला इसमें छोटा सा आइटम बनाओ, विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण विटामिन का वर्गीकरण, तो इसमें लिखो जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्युबल, वसा में घुलनशील मतलब फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील का मतलब क्या होता है कि जल में घुलेंगे, ठीक है, तो वसा में घुलने वाला। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ओके, तो पहले ये वाले देखते हैं, वसा में घुलनशील पहले हम देखते हैं। तो यहाँ जो विटामिन है तो वो कौन कौन से होंगे? A, D, K, E। ये वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। A, D, K, E। A, D, K, E। अरे जो भी पढ़ना है एडेक कर लो, ई पहले कर दो तो एडेक हो जाएगा। ADK, दूसरा है जल में घुलनशील। इसमें क्या है, दो तरीके के होते हैं। पहला इसका टाइप है बी कॉम्प्लेक्स। जल में घुलनशील का पहला टाइप है बी कॉम्प्लेक्स। दूसरा टाइप है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स पहले नॉन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं। एक ही है विटामिन सी। नॉन बी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन सी है। बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग है तो इसको पढ़ते हैं।
बेटा ये हो गया, इतना हो गया। हम केवल और यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, आप लोग उसके नीचे लिखते जाए। बी कॉम्प्लेक्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो इसमें पहला कैटेगरी क्या है, एनर्जी रिलीजिंग, मतलब एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाले, ठीक है। तो एनर्जी रिलीजिंग, इसमें जो विटामिन है वो कौन से होंगे, B1, B2, B3, B5, B7, कितने आ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग में कितने आएंगे, B1, B2, B3, B5, B7, ठीक है। अगला है हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक का सीधे सीधे यहाँ पे हिंदी में लिख लो, रक्त के निर्माण में सहायक या आरबीसी के निर्माण में सहायक, ठीक है। इसमें लिख लो हिमेटोपोइटिक का मतलब क्या हो जाएगा, आरबीसी के निर्माण में सहायक, ब्रैकेट लिख लो, आरबीसी के निर्माण में सहायक। हिमेटोपोइटिक का मतलब क्या होगा, हिमेटोपोइटिक का मतलब हो जाएगा आरबीसी के निर्माण में सहायक। इसमें कौन कौन से आएंगे, जो इसको लिखो, B9 and B12, B9 and B12, B9 मतलब फोलिक एसिड और B12 मतलब साइनोप्रोलाइन, ठीक है। तो B9 और B12 क्या हो जाएंगे, हिमेटोपोइटिक, मतलब ये रक्त के निर्माण में सहायक हो जाएंगे, ठीक है। अगले में लिख देंगे अदर, और अदर की कैटेगरी में आ जाएगा B6, ठीक है। B6 यहाँ पे, तो ये सारे बी कॉम्प्लेक्स हो गए। तो बी कॉम्प्लेक्स में 3 कैटेगरी होते हैं, एनर्जी रिलीजिंग, हिमेटोपोइटिक और अदर। एनर्जी रिलीजिंग में क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, B5, B7। हिमेटोपोइटिक मतलब रक्त को बनाने में सहायक, तो उसमें B9 और B12, और अदर में B6 हो जाएगा, ठीक हो गया क्या, इरेज कर दो इसको, हो गया, बन के सब अब एक टेबल बनाओ, विटामिन्स और विटामिन्स का केमिकल नेम या रासायनिक नाम, जो उसका साइंटिफिक नेम होगा विटामिन्स का, ठीक है, उसका केमिकल नेम, उसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम। फिर वो कहाँ पाया जाएगा, कि कहाँ से मिलेगा, उसका स्रोत क्या, सोर्स। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी सिम्टम्स, तो इसमें लिखो कमी से होने वाली या डिफिशियंसी। और यहाँ पे लिखो कमी से होने वाले रोग मतलब, ठीक है। पहले कौन सा पढ़ोगे, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे या
फैट सॉल्युबल वाले पढ़ोगे तो देखो बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 कर देते हैं। B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है जल्दी बताओ। B1 का केमिकल नेम थायमिन। ठीक, थायमिन कहाँ पाया जाएगा? अनाज पाया जाएगा। अनाज जो छिलका युक्त अनाज है, जितने भी छिलका युक्त अनाज है सभी पाया जाएगा। ठीक है, जो चावल की जो पॉलिश होती है, पॉलिश उसमें पाया जाता है। चोकर जो हम लोग निकाल देते हैं उसमें पाया जाता है। तभी कहते हैं चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, चोकर रहित नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो छिलका युक्त अनाज इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा? फलों में। ठीक, फलों की और सब्जियों में। इसके अलावा जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें पाया जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक, इसकी वजह से जो रोग होगा उसका नाम क्या होगा? इसकी वजह से यानी इसकी कमी की वजह से जो रोग होगा उसका नाम क्या होगा? देख के बोल रहे हो, अपने आप बोल रहे हो। वेरी वेरी के सिम्टम क्या होंगे? वेरी वेरी के सिम्टम क्या होंगे? और आई थिंक सभी को भूख लग रही होगी अभी लग रही है। तो गोइटर होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। देखो इसमें पहला जो विकार होगा वो नाड़ी विकार। नाड़ी विकार नाड़ी विकार नहीं, नाड़ी विकार। और जो हृदय की स्पंदन की दर उसको प्रभावित करता है, यानी कि हृदय संबंधी विकार, हृदय स्पंदन की दर को प्रभावित करता है। और एक का नाम होता है इडिमा, शरीर फूल का, मतलब एक तरीके से सूजन सा रहना इसकी वजह से। ठीक है, इडिमा मतलब सूजन, तो सूजन तो ये नाड़ी उसमें बेरी बेरी में होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी में कुछ सिम्टम्स है, नाड़ी विकार, हृदय संबंधी, पर्पल स्टेट का बढ़ना घटना, और एक सूजन, शरीर में पानी भरना या सूजन आ जाना, तो इडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेरी बेरी के तहत होता है। अगला विटामिन है विटामिन B2। B2 का केमिकल नेम क्या है? B2 का केमिकल नेम सोर्स क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, छिलका युक्त अनाज,
फल सब्जी डेयरी प्रोडक्ट्स नॉन वेज प्रोडक्ट जो भी है हमारे लगभग सेम सभी में सेम है। कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रहेंगे उसको हम लोग वहाँ पर जिक्र कर लेंगे। तो शोर्स लिख दो सेम और जो इसकी कमी से होने वाला रोग है उसका नाम बताओ। अच्छा कोई B2 की कमी से होने वाला जो विकार है उसका नाम तो उसको कहते हैं किलोसिस या चिरोसिस जो पड़ता है किलोसिस। इसमें क्या होता है कि मुंह के पोड़ फटना आप जो पोड़ होते हैं ना ये पोड़ कभी कभी किनारे से फटने लगते हैं तो मुंह के पोड़ फटना जीभ में चटकन आना जीभ की त्वचा अजीब से जल्दी ना तो ये सारे जो है किलोसिस के सिम्टम है। ठीक है तो इसमें सिम्टम क्या जाएगा मुंह के पोड़ फटना त्वचा संबंधी विकार भी हो जाता है इसमें। और जीभ में क्या होता है जीभ में चटकना मतलब जीभ चटकने लगती है ना कैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं जीभ तो किलोसिस के सिम्टम्स है। ठीक है B3 का साइंटिफिक नेम क्या होगा यानी केमिकल नेम नियासिन नियासिन या नियासिनामाइड। ठीक है B3 का गलत है। आज तक अगर किसी ने B3 से पेंटोथेनिक एसिड पढ़ा है तो वो गलत है या किसी बुक में लगाया तो उसको काट देना उसकी जगह नियासिन करना है। ठीक है अक्सर कई हमारे जो हिंदी के राइटर हैं उसने B3 को पेंटोथेनिक एसिड लिखा है और B5 को नियासिन लिखा है। ठीक है पर एक्चुअल में क्या है B5 पेंटोथेनिक एसिड है पेंटा मतलब 5 तो B5 पेंटोथेनिक एसिड है और B3 क्या है नियासिन। तो उसको अगर बुक में लिख के बोलोगे कि हाँ B3 पेंटोथेनिक है तो वो गलत है। ठीक है जो हमारे फॉरेन राइटर्स की बुक है जैसे लेनिंजर्स बायोकेमिस्ट्री है अगर किसी ने नाम सुना है या लिपिंगकॉर्ट्स बायोकेमिस्ट्री है या स्टफ एंड कॉन की बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें हर जगह B5 को पेंटोथेनिक एसिड दिया है। ठीक है और B3 क्या है नियासिन या नियासिनामाइड। ठीक है तो एक ही बात तो B3 क्या है नियासिन। नियासिन या नियासिनामाइड एक ही बात। स्रोत में सेव कर दो स्रोत में सेव कर दो और B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। ठीक है बेटा B3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। पेलाग्रा को 4D से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं 4D पेलाग्रा को 4D से कैरेक्टराइज करते हैं। D का मतलब है 4D 4D का मतलब है कि यहाँ पे 4D को इसको 4D से इसको कैरेक्टराइज कर दिया। वो 4D कहते हैं जरा वो देखो। पहला D है डायरिया डायरिया दूसरा डी है डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में सूजन। डर्मेटाइटिस को हिंदी में लिख लेना त्वचा में सूजन या त्वचा में जलन। अगला डी है डिमेंशिया मेमोरी लॉस। ठीक है डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। और अगला डी है डेथ। अरे इतना कुछ हो गया तो डेथ हो जाएगी। मेमोरी लॉस हो गया डायरिया हो गया डर्मेटाइटिस हो गया। अगर प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी डेथ ही हो जाएगी। तो वही 4D से कैरेक्टराइज करता है। डायरिया अतिसार ठीक है एक तरीके से। और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा में सूजन।
डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, और अल्टीमेटली अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेथ। ठीक है, तो पहला ग्राफ 4D से कैरेक्टराइज करा है, उसमें डी के मतलब क्या लिखते हैं, क्या डी से मतलब है। अगला है B5। अगला है B5। B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, अब पेंटोथेनिक आएगा, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, B5 का मतलब क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। देखो बेटा, बी कॉम्प्लेक्स से लगभग सोर्स समान रहते हैं, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है सभी के सभी लगभग सोर्स समान है, और उसमें जो मेजर सोर्स में रहते हैं तो छिलका युक्त अनाज होता है, छिलका युक्त अनाज है, वेजिटेबल्स है, फल है। ठीक है, तो मेजर सोर्स इसके यही रहते हैं। इसके अलावा जो है डेयरी प्रोडक्ट है और नॉन वेज प्रोडक्ट है, तो ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं। ठीक है, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, और ठीक है फली युक्त सब्जियाँ हो गई, तो वेजिटेबल्स में लोग सभी आ जाते हैं। ऐसे सभी प्रकार के फल, बाकी छिलका युक्त अनाज, तो लगभग कॉमन सोर्स है बी कॉम्प्लेक्स का पूरे। जैसे B7 में एक अलग सोर्स मिलेगा तो उसमें अंडा, अंडा उसका स्पेसिफिक सोर्स है B7 का, तो वो उसको स्पेसिफाई करेंगे कि अंडा वहाँ से एक स्पेशल सोर्स है उसका अंडा। ठीक है, ये उस जो खास स्रोत है तो वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो B5 का मतलब हो गया पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अब इसका जो बीमारी है वो क्या है, जरा इसको इसकी कमी से होने वाला रोग, लिम्बिक पेन या लिम्फ पेन, मतलब लिम्फ का मतलब होता है हाथ पैर, लिम्फ का मतलब होता है फोर लिम्फ, हिंड लिम्फ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बायोलॉजी में तो उसको पता होगा लिम्फ का मतलब होता है कि अग्रपाद या पश्चपाद, यानी कि उसको पैर बोलते हैं। ठीक, हाथ से पैर, तो लिम्फ पेन, लिम्फ पेन, और हिंदी में लिख लो हाथ पैरों में दर्द। हाथ पैरों में दर्द या ऐंठन वगैरह उसको तो लिम्फ पेन का मतलब हो गया हाथ पैरों में दर्द, और एक इसमें और है मानसिक तनाव या मानसिक विकार। ठीक है बेटा, तो B5 की कमी से हाथ पैरों में दर्द होना या ऐंठन होना, और साथ साथ क्या है मानसिक तनाव या मानसिक विकार होना, तो ये किसी कमी से हो रहा है B5 की कमी से। ठीक है, तो अगला कर दो B6। B6 का केमिकल नेम क्या है यहाँ पे, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सल भी कहते हैं, पायरिडॉक्सामीन, ये पायरिडॉक्सल एमीन भी कहते हैं, वो एक ही बात है। स्रोत में कॉमन कर दो, स्रोत में कॉमन कर दो। इसमें जो विकार है कमी से होने वाले रोग है, कुछ में एक तो एनीमिया है,
एनीमिया क्या होता है? रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त अल्पता, हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त अल्पता। नर्व संबंधी विकार यानी कि नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है, या नाड़ी विकार, हिंदी में लिखेंगे तो नाड़ी विकार बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया, रक्त अल्पता, नर्वस डिसऑर्डर मतलब नाड़ी विकार, और स्किन संबंधी विकार, त्वचा संबंधी विकार। त्वचा संबंधी विकार। अगला है B7। B7 इसको बोलते हैं बायोटिन। ठीक है बेटा, B7 क्या होता है? बायोटिन। बायोटिन जो है एग्स में, अंडे में पैदा होता है। अंडा इसका एक स्पेशल शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडा ऐड करो, बाकी से तो इसमें भी इसकी कमी से भी क्या होता है? क्योंकि रक्त अल्पता हो जाती है, नहीं एनीमिया। लिम्फ पेन लिख लो यहाँ पे, और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा में सूजन या जलन। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा? त्वचा में सूजन या जलन। लिम्फ पेन मतलब हाथ पैरों में दर्द, और एनीमिया मतलब रक्त की कमी है, रक्त अल्पता। विटामिन B9, फोलेट या फोलिक एसिड। ठीक है बेटा, फोलिक एसिड या फोलेट। ठीक है, विटामिन B9, फोलिक एसिड या फोलेट। इसमें कुछ खास नाम लिख लो सब्जियों के। हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, चुकंदर हो गया, ठीक है, गाजर हो गए, और फलीयुक्त सब्जियां हो गई। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके स्रोत में लिख लो। जो स्पेशल है, पालक हो गया, पालक में पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलीयुक्त जो है, जो सब्जियां होती है, बीन्स, फलियां जिन्हें बोलते हैं, वो हो गई यहाँ पे। तो इसमें कुछ नाम लिख देना, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, बाकी छिटे अनाज हो गए, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेज प्रोडक्ट हमारे जितने भी हो गए, ठीक है। ये विटामिन B9 के लिए जरूरी है। विटामिन B9 की कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से जो विकार हो रहा है उसको बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपसे मेगालोब्लास्टिक नाम देके पूछ लिया जाए कि एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो विटामिन B9, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक इसका और नाम है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है बेटा? नहीं, अगर मेगालोब्लास्टिक दे दिया तो B9 ही आएगा। ठीक है, एक और आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं बेटा इसको, मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसी का एक नाम है और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें होता क्या है, जनरली जो आरबीसी होता है एक तो वो साइज में बड़ा हो जाता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है और जो है वो पूर्ण तरीके से परिपक्व नहीं होता, यानी कि अपरिपक्व अवस्था में ही आरबीसी का साइज नॉर्मल से बढ़ जाना वो क्या कहलाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो आरबीसी क्या होंगी, इसमें लार्ज साइज होंगी, यानी इनका साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज और इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व। ठीक है, तो इसमें ये कैलकुलेशन होता है इसका कि जो आरबीसी है वो अपरिपक्व होगी और उसका साइज क्या हो जाएगा, नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब जब जाहिर सी बात है साइज बड़ा हो गया, सपोज एक ट्यूब लेते हैं लोग, अगर कोई ट्यूब लोगे, ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें छोटे कंकड़ डालो, छोटे कंकड़ आराम से पास हो जाएंगे ना। वही अगर कंकड़ का साइज बड़ा कर दोगे तो क्या करेंगे, पाइप में हर्डल यानी बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, सेम रीजन जो हमारी आर्टरी है, क्या वो ट्यूब भी तो है एक तरीके की, ट्यूब से क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, और उसमें एक क्षमता तक ही तो जो आरबीसी का साइज यानी कि जो उसका नॉर्मल शेप है वही शेप तक तो वो गुजर पाएगी ना। अगर उसका शेप बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगी, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी। जब बाधा उत्पन्न करेगी तो वो क्या होगा, वहाँ पे उसका फ्लो बाधित होगा, फ्लो बाधित होगा, आपस में चिपकेंगी तो डैमेज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर, तो ये होती है उसकी कंडीशन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि B9 से होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और जो आरबीसी जो बढ़ गई इनको मैक्रोसाइट्स बोल देते हैं। जो लास्ट आरबीसी है या फिर इमेच्योर जो लास्ट आरबीसी, इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइट्स होते हैं। इसी इसका नाम क्या है, मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन। तो अगला है हमारा B12 बचता है, B12। अच्छा, बालों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, बालों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, विटामिन B7, राइट है। B12 का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, साइनोफोवेल अमीनो, साइनोफोवेल अमीनो। स्रोत क्या होगा, नॉन वेज प्रोडक्ट। ठीक है, स्रोत क्या होगा, नॉन वेज प्रोडक्ट, ओनली नॉन वेज प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी उत्पाद। ये वेजिटेबल स्रोत या वेजिटेरियन सोर्स में नहीं पाया जाता है। एक ऐसा विटामिन जो कि वेजिटेरियन सोर्स में नहीं पाया जाता, केवल नॉन वेज सोर्स से ही मिलता है हमें, वो क्या है, विटामिन B12। ये डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, ये किसी भी अनाज में, किसी भी फल में, किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता। किसमें मिलेगा, केवल और केवल नॉन वेज सोर्स में मिलेगा, ये डेयरी उत्पाद में मिलेगा। ठीक है बेटा, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ये भी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक है, मैक्रोसाइटिक नाम लेके पूछेगा तो क्या लगाओगे, B9।
परनीशियस नाम देके पूछेगा तो क्या लगाओगे? बीटर। ठीक है, इसमें भी रक्त अल्पता होती है, लेकिन इसमें रक्त अल्पता के साथ साथ एक तरीके का और इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें व्यक्ति में साइकाइट्रिक सिम्टम आ जाता है। साइकाइट्रिक मतलब पागल है, तो इस टाइप के सिम्टम आ जाते हैं, मतलब तो इसको क्या कैटेगरी, इसको क्या हो जाएगा इसमें? एनीमिया प्लस साइकाइट्रिक सिम्टम। एनीमिया प्लस यानी कि पागलपन की कंडीशन हो जाता है, साइकाइट्रिक सिम्टम हो जाते हैं। तो परनीशियस एनीमिया ही है, और साथ साथ क्या ला रही है व्यक्ति में? साइकाइट्रिक सिम्टम ला रही है। ठीक है, तो ये इससे कैटेगराइजेशन होती है। नोट करके आएंगे इसको। विटामिन B12 को कलरफुल विटामिन बोला जाता है। विटामिन B12 को कलरफुल विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को कलरफुल विटामिन भी बोला जाता है या कहा जाता है। विटामिन B12 को कलरफुल विटामिन भी कहा जाता है, बोला जाता है। एक और लिखो इसी में नोट करके। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक विटामिन का नाम बताओ जिसमें कोबाल्ट पाया जाए, तो क्या नाम होगा? बीटा। इसमें लिखो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखो बेटा यहाँ पे इसका नाम ही ना कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक पॉइंट और लिखो, वर्षा की बूंदों में विटामिन B12 पाया जाता है। वर्षा की बूंदों में विटामिन B12 पाया जाता है। कैसे आता है? बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वर्षा की बूंदों में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक, तो ये कुछ बातें विटामिन B12 की बारे में। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की, जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो बायोलॉजी का ही सिलेबस इतना ज़्यादा है, मेरे को 40 क्लास में साइंस तक पूरा खत्म करना है। समझ में आ रहा है? अगर हम केवल बायोलॉजी पढ़ने बैठेंगे तो पूरा साल भी जाएगा। हमें केवल लिमिटेड पढ़ना है, यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना है। चलो विटामिन और एटलीस्ट ये खत्म करना। विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। 2 मिनट एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसके स्रोत में लिखो बेटा। इसके स्रोत पे लिखो, क्या लिखोगे? विटामिन सी के स्रोत पे सभी खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स ब्रैकेट में लिखो खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट्स ब्रैकेट में खट्टे फल जितने भी हो गए, मौसमी हो गया, कीनू हो गया, माल्टा हो गया, जो भी जिसमें भी, जैसे आम शुरुआत में अनराइप रहता है, कच्चा होता है, तो आम में भी क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। पाइनएप्पल में भी विटामिन सी होता है, खट्टा होता है, पाइनएप्पल में हो गया। और किसमें होता है? आंवला, सिट्रस फ्रूट्स। फिर इसके अलावा लिख दो आंवला, आंवला और किसमें होगा? सब सिट्रस फ्रूट्स सब इसमें आ जाएंगे, एक ही फैमिली है। आंवला की फैमिली अलग है और नींबू की फैमिली अलग है, इसलिए आंवला अलग लिखते हो। पाइनएप्पल कच्चा आम भी अलग है। ठीक है, कच्चा आम भी आम हो गया, पाइनएप्पल हो गया। तो ये सारे स्रोत होते हैं इसके विटामिन सी। पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल देखो गाय का खट्टा कितना होता है? थोड़ा सा कच्चा खा के देखो। ठीक है,
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स मतलब जो मसूकड़ से खून आना, ठीक है, और हमारे जो मसूकड़ है ना उसमें सूजन रहना, ठीक है, तो ये सारे के सारे सूजन इसमें स्कर्वी के लक्षण है। इसमें लिखो पायरिया एंड टर्निवर जिंजीवाइलिस होता है, जो कि प्रोटोजोएंट डिजीज है। पायरिया प्रोटोजोएंट डिजीज है जिसकी वजह से एंड टर्निवर जिंजीवाइलिस की वजह से होता है। प्रोटोजोएंट स्कर्वी में लिखो, इसमें ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, और गमोसिस भी बोलते हैं, डिजीज होता है गमोसिस। गमोसिस मतलब गमोसिस का मतलब मसूकड़ में सूजन, ठीक है, मसूकड़ में सूजन और ब्लीडिंग गम्स होता है मसूकड़ से खून आना। तो ये सारे के सारे स्कर्वी के तहत आते हैं। स्कर्वी एक बीमारी विटामिन सी की वजह से होता है, सी की कमी की वजह से। और यहाँ पे नोट करके लिखो विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को एंशिएंट विटामिन भी बोला जाता है, प्राचीनतम विटामिन। विटामिन सी को एंशिएंट विटामिन भी बोला जाता है, प्राचीनतम विटामिन, प्राचीनतम। विटामिन सी को एंशिएंट विटामिन बोला जाता है। चलो ठीक है, इसको रोको।